Common names of hydrocarbon derivative. Common names of hydrocarbon derivatives not depending upon hydrocarbon radicals. Not depending upon hydrocarbon radicals. देखो ये सिस्टम कहाँ एप्लीकेबल होगा. सो दिस सिस्टम विल बी एप्लीकेबल फॉर नंबर 1 carboxylic acid. Second, ester. Third, anhydride. Fourth, amide. Fifth, acid chloride. Sixth, aldehyde. 7, cyanide. And 8th, isocyanide. सो देखो इसमें जो लास्ट दो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कवर किए, प्रीवियस कंसेप्ट में भी कवर किए थे, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल. और ये वाले आएंगे नॉट डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल की कैटेगरी में भी आएंगे. मतलब ये डुअल कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड का दो तरह से नेमिंग हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल तो कर लिया, अब हम करेंगे नॉट डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल. ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कैसे होती है ध्यान से देखो. यहाँ पे नेमिंग करने के लिए कंसेप्ट होता है, जस्ट कीप इट हियर. यहाँ पे कंसेप्ट होता है रूट वर्ड प्लस सफिक्स. मतलब ये नेमिंग सिस्टम, देखो ध्यान से सुनो, ये वाला जो नेमिंग सिस्टम है ना, ये थोड़ा थोड़ा आईयूपैक से मैच करता है. आईयूपैक में भी तो यही किया था ना हमने, रूट वर्ड लिखा था, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा था, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा था. आईयूपैक का जो नेमिंग सिस्टम था वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था, मोर स्ट्रक्चर्ड. यहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रक्चरिंग नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है. रूट वर्ड लेना है, रूट वर्ड कहां से आता है, नंबर ऑफ कार्बन से. ठीक है, और सफिक्स कहां से आता है, फंक्शनल ग्रुप से. तो एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, जिससे आपको ऑलमोस्ट सारे सफिक्स एक बार में लर्न हो जाएंगे. सुनना ध्यान से, एक ही लाइन है, आपको जितने भी सफिक्स लिखे हुए हैं साइड में, सब एक बार में लर्न हो जाएंगे. ठीक है, लाइन ये है कि अमाइड, या एक एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, अमाइड और एल्डिहाइड, दो एक्सेप्शन छोड़ दो. उसके अलावा जहां सफिक्स में ओ नहीं है वहां पे ओ लगा दो, और जहां ओ है वहां से ओ हटा दो. मैं रिपीट करता हूं ताकि तुम ध्यान से सुनो. इस लिस्ट में 8 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है, इसमें से एल्डिहाइड और अमाइड दोनों को साइड में रख दो. ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड होता है और अमाइड का सफिक्स अमाइड होता है. तो बचे 6. ठीक है, अब आईयूपैक के सफिक्स आपको याद है, आपने लर्न किए हैं. कार्बोक्सिलिक का सफिक्स ओइक, एस्टर का सफिक्स ओएट, राइट. एनहाइड्राइड का सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड. अमाइड का सफिक्स अमाइड होता है. एसिड क्लोराइड का सफिक्स OYL क्लोराइड. ओके, एंड साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल. आइसोसाइनाइड का सफिक्स ओ आइसोनाइट्राइल, सॉरी नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल. ठीक है, ये सारे सफिक्स आपने लर्न किए हुए. अब आपको करना ये है कि आईयूपैक वाले जो सफिक्स हैं उसमें जहां पे ओ है वहां से ओ हटा दो. ओइक एसिड की जगह हो जाएगा इक एसिड, O8 की जगह हो जाएगा 8, ओइक एनहाइड्राइड की जगह हो जाएगा इक एनहाइड्राइड, OL क्लोराइड की जगह हो जाएगा YL क्लोराइड, और जहां ओ नहीं है वहां ओ लगा दो. मतलब
नाइट्राइल की जगह ओ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल की जगह ओ आइसोनाइट्राइल। तो ध्यान से देखो, मैं पहले आईयूपैक वाले सफिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आईयूपैक का सफिक्स क्या था? ओइक एसिड, ओइक एसिड। एस्टर का सफिक्स O8, एनहाइड्राइड का सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। अमाइड का सफिक्स तो अमाइड ही रहता है। एसिड क्लोराइड का सफिक्स OYL क्लोराइड। एल्डिहाइड का सफिक्स वहां पे एल होता है आईयूपैक में। साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होता है और आइसोसाइनाइड का सफिक्स आइसोनाइट्राइल होता है। दिस इज द कंसेप्ट, यू नो। ओके, ये आईयूपैक के सफिक्स लिखे हैं मैंने, आपने जो पहले से लर्न कर रखे थे। अब आपको करना क्या है, सिंपल लॉजिक लगाना है। अमाइड विल रिमेन अमाइड, ओके। एल का हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ ओ है, ओ हटा दो, ओ हटा दो, ओ हटा दो। ओइक एसिड की जगह इक एसिड, O8 की जगह 8, ओइक एनाइड्राइड की जगह इक एनाइड्राइड, OYL क्लोराइड की जगह YL क्लोराइड। और जहां ओ नहीं है वहां ओ लगा दो, नाइट्राइल की जगह ओ नाइट्राइल और ओ आइसो नाइट्राइल। समझ में आ गया? सिंपल। समझने का क्या है, या तो लर्न करो या रटो, इसमें क्या है, लॉजिक तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। है सफिक्स तो लर्न तो करने पड़ेंगे, मैंने तो आपको लॉजिक बताया कि आप कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू ऑब्वियसली लर्न दैट, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, रूट वर्ड को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। अब तक हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? मैथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। On what basis you use these words? Meth, eth, prop, but, pent, hex. कहां पे कार्बन काउंट करते हो? Do you count the carbon of the whole compound? जब आप आईयूपैक नेम यूज करके उसमें रूट वर्ड यूज करते हो, तो रूट वर्ड में आप कौन सा रूट वर्ड लेते हो? कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन और कार्बन इन द होल कंपाउंड। We take elk root word for the carbon in principal carbon chain. So what I am saying is कि अगर मेरे पास है CH3 CH CH3 बॉन्ड CH3, तो इस कंपाउंड में हम रूट वर्ड क्या लेंगे? 3 कार्बन की चेन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द कॉमन नेम सिस्टम, सॉरी आईयूपैक सिस्टम। रूट वर्ड कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल कार्बन चेन। In common name, did I teach you anything related to principal carbon chain in common name? No, कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। Did I talk anything about branch this and that? No, कोई बात नहीं हुई। यहाँ क्या लॉजिक है? यहाँ रूट वर्ड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो ये बात याद रखना, कुछ लोग बात तक कंफ्यूज होते रहते हैं अननेसेसरी। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? रूट वर्ड के दो लॉजिक होते हैं। रूट वर्ड आईयूपैक में रूट वर्ड होता है मेथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। और कैसे डिसाइड होता है? 1 2 3 4 5। ये कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, बेस्ड ऑन number of carbon
इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ये डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हमने कहीं पे रूट वर्ड यूज किया है प्रॉप, इसका मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान से आगे कंफ्यूज मत होना। कॉमन नेम, कॉमन नेम में रूट वर्ड होता है फॉर्म फॉर 1 कार्बन, एसेट फॉर 2 कार्बन, प्रोपिऑन फॉर 3 कार्बन, ब्यूटाइल फॉर 4 कार्बन, वेलेर फॉर 5 कार्बन। तो अब हम मैथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट यूज नहीं करेंगे। कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे? फॉर्म, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलेर, 5 ही कार्बन तक यूज करेंगे। आगे भी जा सकते हैं पर जरूरत नहीं। 6 कार्बन में जाते हैं तो कैपर आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्म, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलेर एंड कैपर। ठीक है, और ये जो रूट वर्ड है ये सिर्फ प्रिंसिपल कार्बन चेन का नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, based on total number of carbon in compound। आपको कंपाउंड को ब्रेक नहीं करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन में और ब्रांच में, और कुछ नहीं करना है, टोटल कार्बन काउंट करना है। 1 कार्बन फॉर्म, 2 एसेट, 3 प्रोपियोन, 4 ब्यूटाइल, 5 वेलेन। ठीक है, अब ये दो कंसेप्ट मिला के हमारे कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा। यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हैव यू कॉपीड इट? ठीक है, नहीं कॉपी किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी करना है। ठीक है, सफिक्स लर्न करने हैं, रूट वर्ड्स लर्न करने हैं, फॉर्म, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलेन। कंसेप्ट क्या है? रूट वर्ड एंड सफिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब तक आप चाहो तो कॉपी करना कंटिन्यू रख सकते हो। देखो इधर, H COOH, CH3 COOH, CH3 CH, CH3 COOH। पहला काम क्या करोगे? पहला काम करोगे फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी आइडेंटिफाई करने का। 2 कैटेगरी बनाई है हमने फंक्शनल ग्रुप की। लास्ट क्लास में एक लिस्ट डिस्कस किया था जिसमें अल्कोहल, हैलाइड, ईथर, अमाइन, कीटोन थे। ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे जिनमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल को अलग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को अलग। और एक लिस्ट आज बनाई है जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल को अलग नहीं करते। तो पहले तो देखो 3 एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सेकंड कैटेगरी को, मतलब नॉट डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट आता है। सेकंड स्टेप क्या आएगी? द जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला यहां पर है रूट वर्ड प्लस सफिक्स। थर्ड स्टेप, रूट वर्ड लिखो। 1 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? फॉर्म। 2 कार्बन एसेट, 3 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 टोटल कार्बन काउंट करने हैं, ब्यूटाइल। रूट वर्ड लिख दिए? लिख दिए रूट वर्ड। अब सिंपल लॉजिक लगाओ, सफिक्स। कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम में सफिक्स क्या होता है? इक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, अब एक बात समझिए, इस ब्यूटाइरिक एसिड को देखते हो, फोकस ऑन ब्यूटाइरिक एसिड। इज देयर एनी अदर वे जिसमें मैं 4 कार्बन वाले एसिड को लिख सकता हूं? और कोई फॉर्मूला बना सकता हूं मैं 4 कार्बन वाले एसिड के लिए? अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? ब्यूटाइरिक एसिड का मतलब, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटाइरिक का एसिड का मतलब 4 कार्बन वाला एसिड। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देता हूं, जो लास्ट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ब्यूटाइरिक एसिड वाली, ये स्ट्रक्चर नहीं देता हूं, आपसे मैं सिर्फ रैंडमली बोलता हूं कि बनाओ
ब्यूटाइरिक एसिड की पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ। ठीक है, चलो ड्रॉ करके देखो। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ब्यूटाइरिक एसिड की थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाना और डायरेक्ट अपने वेबकैम पे लेके आ जाना, तो मैं देख लूंगा। 4 कार्बन वाले एसिड की, फॉरगेट अबाउट दिस, 4 कार्बन वाले एसिड की पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ। 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मेक, एक स्ट्रक्चर बनाया आपने, और दूसरा? पवित्रा। ओके फाइन, एक स्ट्रक्चर तो ठीक है, दूसरा और बनाओ। और कुछ? आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। ओके, बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो 4 का? अंशु दिख नहीं रहा है, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करके फिर दिखाओ। दिविज, दिविज तुम्हारी सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर जो तुमने बनाई है, दोनों के आईयूपैक नेम लिख के देखो क्या आते हैं। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर के जो तुमने बनाई है, दिविज राणा, तुम्हारी सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर जो तुमने बनाई है उनके आईयूपैक नेम लिख के देखो। एनीबॉडी एल्स? मैं कार्बन काउंट करना, कितने हो रहे हैं? एक ज्यादा हो गया। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दिखाइए ना। कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। आईयूपैक का इतना क्लास हो गया है अभी तो। देवांश जी थोड़ा पास में लेके आओ कैमरा के। अच्छा, एक स्ट्रक्चर तो आपने ठीक बनाया है, पर क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है देवांशी, 4 कार्बन के एसिड का? हाँ अंशु, थोड़ा स्टेबल करो ना हाथ को। ओके ठीक है। ओके अंशु, यू आर राइट। कि ना एक स्ट्रक्चर तो मुझे दिख रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा नोटबुक को नीचे करो। ओके, वन स्ट्रक्चर इज द स्ट्रेट कार्बन चेन, अदर स्ट्रक्चर इज हैविंग वन ब्रांच। ये कौन है? रसीला। रसीला थोड़ा पास में लाना। रसीला, आपने जो दोनों स्ट्रक्चर बनाई है, दोनों के आईयूपैक नेम लिखो तो एक बार। देखो गर्ल्स, ये आईयूपैक की स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये रंगोली नहीं होती है कि आपने इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में घुमा दिया तो डिजाइन अलग होगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक आईयूपैक नेम होता है। ऐसे एक मिथाइल ऊपर लिख दिया फिर दूसरे मिथाइल को नीचे लिख दिया तो अलग स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको ऐसा डाउट होता है, पवित्रा, दैट्स द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने जो दोनों स्ट्रक्चर बनाई है, दोनों के आईयूपैक नेम लिखो एंड सी इफ दे आर सेम और डिफरेंट। आपको जब भी ये डाउट होता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है या एक ही स्ट्रक्चर को दो तरह से लिख दिया, तो हमेशा उसका आईयूपैक नेम लिख के ट्राई करो। जितने लोगों को बोला है मैंने कि आपकी स्ट्रक्चर्स सेम लग रही हैं, आप उनके स्ट्रक्चर्स के आईयूपैक नेम, यस दिविज, तो नेम सेम आया, इसका मतलब आपने ड्रॉ अलग तरह से किया है लेकिन स्ट्रक्चर वो सेम ही है। गॉट इट? See that is why I say organic is all about practice। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपके से ये छोटी छोटी मिस्टेक आपकी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, एंडलेस है। देखो आप लोग ना, सुनो ध्यान से, स्टॉप राइटिंग अभी प्लीज। आप लोग ना, जो क्लास के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी बुक में नहीं लिखे, जिनको मैं बार बार स्ट्रेस करके बोलता हूँ, आप उन पॉइंट्स को फोकस नहीं करते, रिटेन नहीं करते।
ठीक है, वही पर्ल्स ऑफ विजडम होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होते हैं, वही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट बुक्स में नहीं दिए होते। लास्ट क्लास से और उसके पहले भी एक बार मैं ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, आपका पहला काम क्या होता है? फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड हाउ मेनी प्रिंसिपल कार्बन चेन्स आर पॉसिबल। लास्ट पांच कार्बन के जब रेडिकल बनाए थे तभी पॉइंट बताया था, नहीं बताया था मैंने? और मैंने आपसे कहा था कि आइसोमेरिज्म में आगे जाके पॉइंट काम आने वाला है। ठीक है, व्हाट इज न्यू? यू आर डूइंग द सेम थिंग। तो क्या होगा जब आप 4 कार्बन के एसिड बना रहे हो, तो आपके पास 4 कार्बन है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। 4 कार्बन इन अ प्रिंसिपल कार्बन चेन, पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या करोगे? 3 कार्बन इन द चेन एंड 1 इन द ब्रांच, और 4 में से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक का होगा। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू नीड टू डेवलप एन एप्टीट्यूड। अब तुम सोचो, तुम लोगों की इतनी टाइट हालत है कि तुम 4 कार्बन वाले 2 एसिड बनाने में स्ट्रगल करते हो। अगर मैं 2 क्लास पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा देता, तो अब तक तो आइसोमेरिज्म खत्म हुए 2 दिन हो जाते। और उसका फायदा क्या होता? तुम तो एक भी आइसोमर ड्रॉ नहीं कर पाते इस कंडीशन में। अभी तो हम एकदम बेसिक्स पे चल रहे हैं, फिर भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करो ना कि आपकी मिस्टेक क्या है, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। देखो, सब लोग वही टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाने का तरीका टीचर का अलग अलग है और कंटेंट थोड़ा अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सेम टेक्स्ट बुक सेम कंटेंट लेके आप फाइट कर रहे हो। तो कहाँ डिफरेंस आएगा? डिफरेंस यहाँ आएगा कि 5 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और 10 आप अपनी तरफ से करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा। 5 मैं करवाता हूँ और वही 5 आप करते हो, तो परफॉर्मेंस विल बी ओके, फाइन, ठीक ठीक चलेगी। मैं 5 करवाता हूँ और आप उसमें से 2-3 प्रैक्टिस करते हो या नहीं प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा लोअर साइड पे परफॉर्मेंस रहेगी। तो आप प्लीज थोड़ा सा फोकस किया करो प्रैक्टिस के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा 4 कार्बन वाला एसिड बनाओ, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता कि पहले 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन बनाता, फिर 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। अब मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक हमेशा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो भी चेन मैंने बनाई है उसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बना दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 3 कार्बन में से किसी भी एक को कार्बोक्सिलिक बना सकते हो आप, क्योंकि तीनों टर्मिनल है, तो किसी भी एक को कार्बोक्सिलिक बना दो। और यहां पे किसी भी एक टर्मिनल को कार्बोक्सिलिक बना दो, बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। बाकी जितने लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, 2 के अलावा तीसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब सोचो, अब इनको कॉमन नेम दो, राइट देयर कॉमन नेम्स। जो मैंने अभी सिस्टम बताया वो कॉमन नेम सिस्टम अप्लाई करके इनका कॉमन नेम लिखो, क्या होगा? एनीवन, फटाफट जल्दी से बोलो, कोई भी। हाँ, एक बोलो। सबका ब्यूटेरिक एसिड ही होगा। दोनों का ब्यूटाइलिक एसिड होगा। इसका मतलब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंपाउंड के सामने सेम नेम लिखूंगा तो साहिल, ब्यूटाइरिक, उतला नहीं रहा हूं मैं, ब्यूटाइलिक, ल और र में डिफरेंस है। ब्यूटाइरिक एसिड, नॉट ब्यूटाइलिक एसिड। ठीक है, मुंह में सुपारी नहीं है मेरे। ठीक है, सो ब्यूटाइरिक एसिड होगा। बटर से ये वर्ड आया, थोड़ी देर बाद मैं आपको इनके लॉजिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, मैं जब तक पूरा लॉजिक नहीं समझाता मुझे रात को नींद नहीं आती। अगर मैंने कुछ स्किप किया है तो नहीं मिलेगा आपको लॉजिक, तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं। पर फॉर्म क्यों लिखा, एसिड क्यों लिखा, प्रोपियोन क्यों लिखा, ब्यूटाइल क्यों लिखा, वैलेर कहां से लिखा, कैपर कहां से आया, एक बार हम लॉजिक समझ लेंगे ना ये कहां से आया, तो तुम्हें लाइफ में कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस पर आऊंगा लॉजिक पे थोड़ी देर पहले, पहले मैं नेमिंग समझा देता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि, मतलब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यह है कि दोनों का नाम सेम आ गया, ब्यूटाइलिक एंड ब्यूटाइलिक। अब देखो सेकंड वाली स्ट्रक्चर देखो, इसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल दिख रहा है आपको?
अरे नंबरिंग के रूल भूल गए क्या? कंपाउंड की नंबरिंग कहां से होती है? फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1, ये 2, 2 के बाद लेफ्ट में जाऊंगा या फिर राइट में जाऊंगा? लेट्स से आई गो लेफ्ट, तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया। सेकंड पे मिथाइल आता है तो क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसके आगे लिख देंगे आइसो, तो ये हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, और ये हो जाएगा आइसोब्यूटायरिक एसिड। हेली, अनम्यूट योरसेल्फ। हेली अनम्यूट करो। या अनम्यूट। यस सर। हाँ बेटा, नियो की क्या कंडीशन डिफाइन की थी हमने? कब बोलते हैं नियो? कैमरा ऑन करो। ओके सर। सर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच 2 मिथाइल। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक से काउंट करोगे तो 3 कार्बन आपने काउंट कर लिए, फिर एक ही तो मिथाइल बचा, 2 मिथाइल कहाँ बचे आपके पास? ओके हाँ। आप ऐसा कर रहे हो कि आप ऊपर जाके बीच में रुक जाते हो, तो आपको लेफ्ट राइट में 2 मिथाइल दिख रहे हैं, बट हु टोल्ड यू टू स्टॉप देयर? आप तो टर्मिनल तक जाओगे ना पूरा, ठीक है? सो डोंट स्टॉप एट अ प्लेस, काउंट कंटिन्यूअसली, जितना हो सकता है उतना करो। कंटिन्यूअसली 3 काउंट हो गए तो 1 रह गया। क्लियर? या नियो नहीं आ सकता, आइसो आएगा, क्योंकि ट्रिपल चेन में कार्बन आ गए तो ब्रांच में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। टोटल कार्बन 4 है, मतलब ब्यूटाइल, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए उसको बोल दिया आइसोब्यूटाइल। तो एक हो गया ब्यूटाइरिक एसिड और एक हो गया आइसोब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, अब देखो इधर फटाफट से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैं एसिड्स लिखता हूं, 1 कार्बन एसिड, 2 कार्बन एसिड, ठीक है, 3 कार्बन एसिड, 4 कार्बन एसिड, आप भी साथ में ड्रॉ करते जाओ, 5 कार्बन एसिड, सी लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने कैसे लिखा है? CH3 ब्रैकेट में CH2 होल थ्राइस। इसका मतलब CH2 CH2 CH2, इट इज लाइक कंटिन्यूअस 3 टाइम्स है। CH3 CH2 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 COOH, तो ये 3 बार है, 1 2 3, तो मैंने उसको मिक्स करके लिख दिया CH2 होल थ्राइस। ठीक है, नाउ देखो, ये जो 1 कार्बन वाला एसिड होता है ये मिलता है रेड एंट। जब अब रेड एंट आपको बाइट करती है, तो रेड एंट बाइट करती है तो आपको रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें माइल्ड पॉइजनस सब्सटेंस होता है। रेड एंट का माइल्ड पॉइजन जो होता है वो 1 कार्बन वाला एसिड होता है, दैट इज HCOOH। तो ये HCOOH यानी 1 कार्बन वाला एसिड आपको किससे मिला? रेड एंट से। ठीक है, CH3COOH 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये है मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। तो विनेगर हम फूड में यूज करते हैं, उसका मेन कंपोनेंट होता है दिस एसिड। ओके, 2 कार्बन वाला एसिड। ओके, 5 to 6% solution of this acid in water is called vinegar. Okay, 3 कार्बन वाला एसिड जो था ये फर्स्ट ऑब्टेन्ड
वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें से एक एसिड है 3 कार्बन वाला एसिड, तो आई वुड से इट इज अ फर्स्ट ऑब्टेन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। ओके, 4 कार्बन वाला जो है ये है रेंसिड बटर। रेंसिड बटर क्या होता है? रेंसिड बटर, बटर, नॉर्मल बटर, जब आप इसको कुछ एक्सपायरी के बाद कुछ टाइम तक रखे रखोगे या फ्रिज के बाहर लंबे टाइम तक रखोगे तो इसके अराउंड एक वाटरी सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है, लिक्विड जैसा कलेक्ट हो जाता है और इसका सॉर टेस्ट हो जाता है। व्हाई? व्हाट इज दैट वाटरी लिक्विड? व्हाट इज दैट वाटरी सब्सटेंस? व्हाट इज दैट सॉर सब्सटेंस? इट इज अ 4 कार्बन एसिड। ओके, तो रेंसिड बटर, बटर में नहीं होता, याद रखना, बी वेरी क्लियर अबाउट। नॉर्मल बटर जो आप यूज करते हो उसमें 4 कार्बन वाला एसिड नहीं होता, जब वो बटर खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, तब उसमें 4 कार्बन वाला एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद ये 5 कार्बन वाला जो एसिड है ये मिलता है वैलेरियन प्लांट की रूट से। कहां से मिलता है? वैलेरियन प्लांट की रूट से मिलता है। ठीक है, अब रेड एंट को ग्रीक में बोलते हैं फॉर्माइका। रेड एंट को ग्रीक में बोलते हैं फॉर्माइका, तो फॉर्माइका से मिलने वाला एसिड हो गया फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड विनेगर, विनेगर को ग्रीक में बोलते हैं एसिटम, तो एसिटम में मिलने वाला एसिड एसिटिक एसिड हो गया। फर्स्ट यानी प्रोटोन, ऑप्टेन मतलब पियोन, प्रोटोन पियोन, प्रोटोन पियोन को मिला के हो गया प्रोपियोनिक एसिड। प्रोटोन पियोन मतलब फर्स्ट ऑप्टेन्ड, प्रोटोन पियोन मतलब फर्स्ट ऑप्टेन, दोनों को मिला के हो गया प्रोपियोनिक एसिड। बटर के खराब होने से मिला, तो यहां से हमें बटर से हमें रूट वर्ड मिल गया ब्यूटाइरिक एसिड। बटर से हमने रूट वर्ड लिया ब्यूटाइरिक एसिड। उसके बाद वैलेरियन प्लांट की रूट से मिला, तो हमने उसको नाम दे दिया वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो पहले 5 और भी है, जैसे गोट, गोट को बोलते हैं कैपर, और गोट की स्किन से मिलने वाला जो एसिड होता है वो 6 कार्बन वाला एसिड होता है, और गोट को बोलते हैं कैपर, तो उससे मिलने वाला एसिड हो गया कैप्रोइक एसिड। ओके, तो फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक एसिड एंड सो ऑन वी कैन गो, नॉट रिक्वायर्ड। अब एक काम करो, जितने कॉमन नेम आपने लिखे यहाँ पे, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, इनमें से एक हटा दो तो क्या मिलेगा? फॉर्म, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेरिक, इनको हमने अडॉप्ट कर लिया एज अ रूट वर्ड। हमने कहा कि अब जब भी एक कार्बन होगा हम उसको फॉर्म कहेंगे और सफिक्स लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिंग। तो फॉर्म वर्ड कहां से आता है? फॉर्म वर्ड आता है फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड वर्ड कहां से आता है? फॉर्माइका से। फॉर्माइका का मतलब क्या होता है? रेड एंड। रेड एंड में एक कार्बन वाला एसिड था, तो उस एसिड को कहा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से रूट वर्ड ले लिया फॉर्म, एंड सो ऑन यू कैन अप्लाई द लॉजिक। 5 कार्बन वाला एसिड वैलेरियन प्लांट से आया, तो उसको बोल दिया वैलेरिक एसिड, और उस वैलेरिक एसिड के अंदर में से 5 कार्बन होते, तो हमने कह दिया आगे से 5 कार्बन को हम बोलेंगे वैलेंट। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक। समझ में आ गया फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेंट का लॉजिक क्या है? अब तुम चाहे तो कॉमन नेमिंग कर लो। अब फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इन सबके एल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइलल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड।
स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। फॉर्म एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड एंड वेलर एल्डिहाइड, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, valeraldehyde। तो हमें एल्डिहाइड सफिक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन, वन कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, वन कार्बन इज ऑलरेडी देयर इन द फंक्शनल ग्रुप, मतलब फ्री वैलेंसी से आप और कुछ अटैच नहीं कर सकते और नया कार्बन अटैच नहीं कर सकते, तो फ्री वैलेंसी पे आप क्या अटैच करोगे, हाइड्रोजन, या फॉर्मल्डिहाइड। आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। एसिटाल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड 4 कार्बन एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड 5 कार्बन एल्डिहाइड। Complete the valency using hydrogen, H3, H3, H2, H3, H2, H2, H3, H2, H2, H2। ओके, अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, कोई डाउट है किसी? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आइसोब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल, आइसोब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल। Draw the structure of isobutyro isonitrile. सो हमें कंडीशन दिया है आइसोब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल। देखो, सबसे पहले फंक्शन, यस साहिल कुमार, योर आंसर इज राइट। मुझे आइसोसाइनेट की स्ट्रक्चर थोड़ी क्लियर दिख नहीं रही है, बट यस समवॉट आंसर इज राइट। सबसे पहले आइसोनाइट्राइल, ये होता है आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। अब मुझे कहा आइसोब्यूटाइरो, मेक, आपने सीएन सीएन बहुत ज्यादा लगा दिया, मैंने तो एक ही आइसोनाइट्राइल बोला। ओके, हेली एंड सी, या हेली, योर आंसर इज राइट। सो आइसोब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल, तो एक तो आइसोनाइट्राइल लिख दिया मैंने,
अब मेरे पास है आइसोब्यूटाइरो। आइसोब्यूटाइरो मतलब मेरे पास 4 कार्बन है टोटल पूरे कंपाउंड में। पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। उसमें से एक तो यूज कर लिया तुमने, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। बचे कितने? 3। और 3 में भी तुम्हारी कंडीशन क्या है? आइसो, यानी सेकंड कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। तो मेरे पास 3 कार्बन बचे, उसमें भी सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, और टोटल 4 कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। So ये functional group carbon, that is 1, this is 2, this is 3, these are 4. टोटल कार्बन 4 है, इसलिए मैंने यूज किया ब्यूटाइल। रिवर्स में सॉल्व कर रहा हूं, देख लो, स्ट्रक्चर से नेम बना रहा हूं। टोटल कंपाउंड में 4 कार्बन है, इसलिए यूज किया ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल में टोटल कार्बन तो 4 है, लेकिन सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ब्यूटाइल की जगह यूज करूंगा आइसोब्यूटाइल। और अब क्या करना है? अब रूट वर्ड हो गया, सफिक्स लगाओ। आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या होता है? ओ आइसोनाइट्राइल। ओ आइसोनाइट्राइल। आइसोब्यूटाइरो आइसोनाइट्राइल। अच्छा चलो, टेस्टिंग योर नॉलेज, कितना पढ़ते हो तुम लोग? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जो मैंने लास्ट में ड्रॉ किया? 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री है। कुछ स्पेशल रेडिकल्स बताए थे, यह हेलियल इज करेक्ट आंसर। तो विनाइल और एलाइल मैंने बताए थे आपको लास्ट क्लास में। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, ठीक है? रूल आपको कंफ्यूज करेगा। ये एक्चुअली एलाइल दिखता है क्या? एक्चुअली एलाइल है क्या? लास्ट कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को देखो, एलाइल एक्चुअली कैसा होता है? अब इसको कंपेयर करो। अगर मैं इसको हाइड्रोकार्बन रेडिकल की तरह डील करता हूं, ऐसा हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो प्रोबेबली आई मे कॉल इट एज एलाइल, बिकॉज वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं हाइड्रोजन लगा के फिर अकॉर्डिंगली आई मैनेज इट आउट। ओके, लेकिन अब मैं एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। मतलब दिस कार्बन कैन बी ऑफ एल्डिहाइड, दिस कार्बन कैन बी ऑफ कीटोन, सॉरी दिस कार्बन कैन बी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी जो 8 कम फंक्शनल ग्रुप की आपने लिस्ट बनाई ना अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड और साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जो आज हमने पहला लिस्ट बनाया, ये कार्बन उसमें से किसी 8 फंक्शनल ग्रुप में से एक का कार्बन है। तब इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रल और एक्राइल। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रल और एक्राइल। ये एक्रल और एक्राइल वाली कंडीशन हमें नॉर्मली कंफ्यूज करती है। द रीजन इज लास्ट वाले कार्बन को लेके थोड़ा डिफरेंस है। देखो इधर, अगर यहां पे फंक्शनल ग्रुप आया OH, तो अब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप अलग है और रेडिकल अलग है। इस वाले रेडिकल को बोलते हैं हम एलाइल और इसको बोलते हैं एल्कोहल।
लेकिन यहाँ पे आया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। ओके, सो यहाँ क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में हम इसको, ये वाला जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्रल, और एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड, तो दो बार एल नहीं लिखेंगे, एक्रल्डिहाइड, पूरा नाम हो जाएगा एक्रल्डिहाइड। वैसे होना चाहिए एक्रल एल्डिहाइड, और फिर दो बार एल एल आएगा, तो एक एल को हटा दिया मैंने लिख दिया एक्रल्डिहाइड। ओके, ये 3 कार्बन वाला एसिड इसको बोलेंगे एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, मतलब एक्रल की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो एक्राइल और साइनाइड का सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लिस्ट, वापस अपने जो फंक्शनल ग्रुप की मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है, इन विच आई हैव शोन यू द 8 फंक्शनल ग्रुप्स, आज वाली लिस्ट उसको ओपन करो। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एल्डिहाइड, लास्ट में क्या है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इसका मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड में 2 सिस्टम अप्लाई हो सकते हैं फॉर राइटिंग द कॉमन नेम। आप दोनों सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं कि ये 2 सिस्टम कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और दूसरा कंपाउंड लिखा CH3 CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, अब इसका पहले नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बेसिस पे। अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बेसिस पे करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, एक तरफ हमने रेडिकल ले लिया और एक तरफ फंक्शनल ग्रुप ले लिया, मतलब सिस्टम 1 डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में अप्लाई किया। ये क्या हो जाएगा, इथाइल, पहले हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखा इथाइल और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा साइनाइड, इथाइल साइनाइड। और यहां क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है, ये सिस्टम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ब्रेक द कंपाउंड इन 2 पार्ट्स, रेडिकल अलग फंक्शनल ग्रुप अलग, राइट द नेम ऑफ द रेडिकल, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, अब इसमें आज वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं। आज वाला सिस्टम क्या कहता है, टोटल कार्बन काउंट करो, तीन कार्बन है, प्रोपियोन, 3 कार्बन है, प्रोपियोन, कोई रेडिकल फंक्शनल ग्रुप को अलग नहीं किया, साथ में लिखा प्रोपियोन और सफिक्स लगा दिया ओ नाइट्राइल, प्रोपियोनो नाइट्राइल, प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल।
तो ये आइसोसाइनाइड का सफिक्स और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, उसमें लगा दिया ओ आइसोनाइट्राइल। तो प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इथाइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। इस तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों लिस्ट के पार्ट हैं, और बाकी फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक कंपाउंड देता हूं, आप उसका मुझे कॉमन नेम लिख के बताएंगे। Write the common name of all these 4 compounds. Do not forget your basics. Identify the functional group. Step 1, always. Once you identify the functional, you get to know which method is to be applied for the naming. Right? So don't start blindly that compound को देखा और कुछ भी start कर दिया. Apply the logic, see the functional group, identify the functional group, and then try to name it. Any answer? Nina Agrawal, wrong answer. Yes, Ellie. सर फर्स्ट का ब्यूटेरिक एनहाइड्राइड। No. In anhydride, what is the logic we apply for the naming? स्पेशल मेथड डिस्कस किया था एनहाइड्राइड की नेमिंग का। तुम यहाँ पे 4 कार्बन कैसे कंटिन्यूअस काउंट कर सकते हो? बीच में तो ऑक्सीजन आ रहा है ना। एसिटॉक्सी एसीटेट मेक, क्या होता है एसिटॉक्सी? तो पैरासिटामोल तक पहुंच गया, एस्पिरिन तक पहुंच गए, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड वहां तक नहीं जाना अभी। वृंदा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ओके, सो सी द लॉजिक। आप लोग बेसिक्स को ही नहीं पकड़ के रखोगे तो कैसे काम चलेगा? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप में पहले कंपाउंड को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, राइट? और जब 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और दोनों साइड आइडेंटिकल होती है तो एक ही साइड को काउंट करते हैं। ठीक है, अब इस एक साइड पे 2 ही कार्बन है,
right? Archie, ethanoic anhydride is a IUPAC name. Today we are studying about the common name. Okay, दो कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं एसेट, एसेट। और एनहाइड्राइड का सफिक्स होता है इक एनहाइड्राइड, एसेट इक एनहाइड्राइड। जब भी आप कुछ लिखते हो आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए, व्हाई यू आर राइटिंग दैट, ठीक है? व्हेन यू आर राइटिंग अ नेम, it's not something to speculate about. There is no speculation allowed, right? So simple. एनहाइड्राइड है, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ कार्बन चेन सेम है तो एक तरफ काउंट करेंगे, एक तरफ दो कार्बन है कॉमन नेम, उनको एसिड बोलते हैं तो एसिड लिखेंगे। और एनहाइड्राइड का सफिक्स इक एनहाइड्राइड होता है तो इक एनहाइड्राइड लिखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। नीचे वाले एग्जांपल में दो अलग अलग चेन है, एक तरफ एक कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ दो कार्बन की चेन है। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। अब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप में लेफ्ट में एक कार्बन की चेन है और राइट में दो कार्बन की चेन है। दो कार्बन को बोलते हैं एसेट और तीन कार्बन, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड, एसिडिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। एस्टर की नेमिंग में सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है, मिथाइल। Here some basic presence of mind is required. Okay, so सबसे पहले उस ग्रुप का नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो मिथाइल। उसके बाद दो कार्बन है एसिड, और एस्टर का सफिक्स होता है 8। तो एसिटेट हम बहुत फ्लुएंटली बोल देते हैं, बट एक्चुअली आई शुड कॉल इट एट एसिड एंड 8। एसिड का मतलब दो कार्बन है और 8 का मतलब एस्टर है, इथाइल एसिटेट। अब यहां देखो ये कार्बन है, ये मिथाइल हो गया, ठीक है, मिथाइल हो गया। अब उसके बाद क्योंकि ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, इसमें यहां पे अटैच है रेडिकल, उसका नाम लिख दिया आपने मिथाइल। अब ये एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन बनी फॉर्म, एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन बनी फॉर्म, और एस्टर का सफिक्स क्या होता है 8, मिथाइल फॉर्मेट। ओके, सी जब हम आईयूपैक नेमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं या एनकरेज करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ओवर एंथुसियास्टिक होके ज्यादा एक्सेप्शनल नेमिंग्स को प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ नेमिंग नहीं पढ़ाई, जैसे बायसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग नहीं पढ़ाई, स्पाइरो की नेमिंग नहीं पढ़ाई। मैं पढ़ाता हूँ हर साल, बायसाइक्लो भी पढ़ाता हूँ, स्पाइरो भी पढ़ाता हूँ, और कभी कोई भी नेमिंग काम नहीं आती। जेई मेंस और एडवांस लेवल के सिलेबस में है, जेई मेंस और नीट के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते हो फिर आपको लगता है कि सर ने नहीं कराया, मतलब सर को आता नहीं होगा, मैं एक बार करवा देता हूँ बायसाइक्लो स्पाइरो, तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। उसके बाद जो मैंने रूल्स बताए हैं, इन रूल्स में भी क्या होता है, इन रूल्स में भी बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हैं जो इसकी एक्सेप्शन जाएंगी, ऑक्सा आएगा, ठीक है, और भी कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस आएंगी, बट वो आपकी प्रैक्टिस पे है। आप प्रैक्टिस करो, डाउट लेके और मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सा कहाँ आया, क्यों आया। All these are the beyond the scope of NCERT, and anything which is beyond the scope of NCERT is never ever going to be asked in the Gujarat board JEE mains. इन तीन लेवल पे वो कभी बाहर से नहीं आता, अगर ये तीन आपके एम हैं, NIT, MBBS एंड गुजकेट, अगर तीन में से कोई एक आपका एम है तो आपको नया कुछ प्रैक्टिस नहीं करना होता।
जो एग्जिस्टिंग है उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होता है। इन चीजों में डिफरेंस समझो। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की प्रैक्टिस के नाम पे वो सब कुछ प्रैक्टिस करने का सोचते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। उनका थॉट प्रोसेस ही यही होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। उनको कहीं से दिमाग में ये भर दिया है कि अरे ये एनसीईआरटी तो सबके पास है, तुम तो वो पढ़ो जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, तब तुम्हारे मार्क्स आएंगे ऐसे जो किसी के नहीं आते। ऐसा ही होता है। उनके मार्क्स ऐसे आते हैं जो उनकी कैपेसिटी से 20% नीचे होते हैं, क्योंकि जो पढ़ के जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा, और जो कुछ नहीं पढ़ के जाना चाहिए था उसका इतना मेंटल प्रेशर ले लिया। क्योंकि ये साइंस है, इसमें आप जब डिविएट करोगे तो कहां तक डिविएट कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी मैं आईयूपैक नेमिंग को और 15-18 क्लासेस तक कंटिन्यू कर सकता हूं बाय टेकिंग एक्सेप्शनल एग्जांपल्स, एक्सेप्शनल कंडीशंस एंड ऑल दैट, बट इज देयर एनी पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? नो। हम वहां तक मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस चीज को जितना जल्दी आप समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी आपके करंट 12th बैच सीनियर जो 12th के बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उनमें से जिन लोगों ने अच्छे स्टूडेंट जो आपके स्कूल में टॉपर्स हैं या जो सिंसियरली जेई प्रिपेयर कर रहे थे, आप उनसे बात कीजिए कि 22 फरवरी के बाद जो जेई हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर थे। और वो तो मल्टीपल फेजेस में एग्जाम होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर आता है, हर शिफ्ट में अलग पेपर आता है, ठीक है। तो जिस दिन भी एग्जाम होता है उस दिन 2 शिफ्ट होती है, उस दिन 2 पेपर आते हैं। तो अगर टोटल 7 दिन एग्जाम हो रहा है तो 14 पेपर बनते हैं। तो एक भी पेपर में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्कोप के बियॉन्ड आया हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाता है? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हम वो एग्जांपल्स ले रहे हैं जो एनसीईआरटी के स्कोप में है, लेकिन यू नीड सम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑन दैट, राइट। वी आर ट्राइंग टू रिलेट द थिंग जो हमें 11th में भी काम में आए, 12th में भी काम में आए, 12th की अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा क्लियर हो। सो उस तरह से सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होता है और उस तरह से समझना होता है। तो जो भी अपने दिमाग में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके बैठे हैं, ठीक है, पहली बात तो अपने दिमाग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखना बंद करो। ये तुम्हें कोई भरोसा नहीं है तुम 12th में पहुंचोगे तब क्या होगा। इंडिया है ये, इतने साल रहे हो, यही पैदा हुए हो, समझते होंगे। ये इंडिया है, तुम्हारे एग्जाम में जाने से 2 महीने पहले सिस्टम बदल जाएगा। नीट का, जेई मेंस का सिस्टम ही बदल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन का ऑफलाइन हो जाएगा। एनीथिंग में हैपन, एनीथिंग में हैपन, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, राइट। 2013 के बैच में क्या हुआ था? गुजकेट में नीट प्रिपेयर करते रह गए मेडिकल के लिए। 7 दिन पहले बोला गुजकेट नहीं होगा, हम तो नीट से ही एडमिशन लेंगे। सोचो, नीट में 2 साल का सिलेबस आता है, 11th-12th। पहले गुजरात में एडमिशन होता था गुजकेट से, मतलब ओनली 12th। बेचारे पूरे साल से 11th को भूल के बैठे थे, पूरे साल सिर्फ 12th पढ़ी, और 7 दिन पहले बोलते हैं कि हम तो दोनों का एग्जाम लेंगे, 11th एंड 12th का। कैन दे डू एनीथिंग? नो, नथिंग कैन। कोर्ट में केस लड़ा, कोर्ट ने कहा ठीक है एक बार करो, 6 महीने बाद एक बार और एग्जाम ले लेंगे, खुश रहो, और लेंगे तो नीट ही, ठीक है। तो पूरी मेहनत करके नीट दिया, बाद में कोर्ट में केस जीत दिया, बोले नहीं चलो कोई बात नहीं, हम गुजकेट से एडमिशन ले लेंगे। आर दिस थिंग इन योर हैंड? Not there in your hand. Can you control all that? No. What can you control is your existing syllabus should be prepared in such a way that each and every concept should be fine and clear. बस उतना चाहिए, ठीक है। उसके बियॉन्ड तुम बाहर जाने का सोचो कि ये नेमिंग भी होती है, वो नेमिंग भी होती है, तो पूरी आईयूपैक की तो रेड बुक होती है जिसको आप करते जाओ प्रैक्टिस, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। और ऐसे ही हर टॉपिक में आप जितना बियॉन्ड जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन मैं अभी जितना बियॉन्ड जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि कई जगह पे मैं टेक्स्ट बुक के बहुत बियॉन्ड जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स में ही हूं। प्रॉब्लम यह है कि टेक्स्ट बुक ने क्या किया, 11th-12th का बीच में लोचा मार दिया। 11th में उस चीज को पूरा पढ़ाया नहीं, और 12th में बोल दिया कि वी हैव डन दिस थिंग इन 11th, और बीच में रह गए हम, ठीक है। उन्होंने कॉमन नेम 11th में पढ़ाया नहीं और 12th के पहले चैप्टर से कॉमन नेम चालू कर दिया।
रेडिकल बनाना 11th में बताया नहीं और 12th में पहले चैप्टर से रेडिकल स्टार्ट कर दिया, बीच में वो सिलेबस कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। तो हम उस ब्रिज को फिल कर रहे हैं कि जो सिलेबस 11th में होना चाहिए उसको कर लेते हैं, क्योंकि 11th में नहीं आएगा तो 12th में तो काम आएगा ही, और 11th में भी आएगा तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। गेटिंग इट? तो डोंट टेक इट एज अ कि सर भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो मैं भी 4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ूं। आपको जो मैं पढ़ाता हूं उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। कहीं कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमारी क्लास में कवर नहीं हुई तो उससे पूछना है कि इज इट रिलेवेंट, will it be covered in the coming sessions or is it not required at all? I will properly guide you कि ये चीज कब करनी है, करनी भी है या नहीं करनी। ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट द मोर नॉलेज, मोर एक्स्ट्रा नॉलेज। तुम बीएससी, एमएससी, पीएचडी नहीं कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज whatever the knowledge is being taught to you, how to apply it in the right manner and right presence of mind with the right strategy. It is more about the strategy. इसीलिए यहाँ पे पहला 30% कंट्रीब्यूशन टीचर का आता है। अगर टीचर की स्ट्रेटेजी गलत है तो फिर बच्चा पढ़ के भी क्या करेगा, मतलब उसको तो फिर पता ही नहीं है ना। नो डाउट आपका कंट्रीब्यूशन 80%, 60 to 70% आप ही का कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में, पर पहला 30% टीचर का है। उसके बाद का 60 to 70, 65% आपका है, 5 to 10% आपके पेरेंट्स का है। ठीक है? लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट इन द सेंस आपकी पढ़ाई में नहीं भी करते डायरेक्टली, तो उनका कंट्रीब्यूशन आपको नेगेटिवली उतना इंपैक्ट नहीं करता है। दे डू व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर यू द बेस्ट पॉसिबल। तो पहला 30% टीचर का क्यों है? क्योंकि राइट स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है? अब मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, अब कल की क्लास के बाद कॉमन नेम सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। अब कुछ कॉमन नेम के ऐसे नाम बचेंगे जिनके कोई रूल्स नहीं है, मतलब उन कंपाउंड को हम एज इट इज लर्न कर लेते हैं। ठीक है? कुछ स्ट्रक्चर के नाम है जो हमने एज इट इज लर्न किए हुए, जैसे इस कंपाउंड को अगर आप आईयूपैक नेम दोगे, सॉरी कॉमन नेम दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आप क्या लिखोगे? डाइमिथाइल कीटोन, क्योंकि हमारी फर्स्ट लिस्ट को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट लिस्ट को बिलोंग करता है तो ये हो गया कीटोन, और कीटोन में 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल है मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है? लेकिन इसका कॉमन नेम जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो होता है एसीटोन। अब यहाँ पे वो एसिड वाला कंसेप्ट मत लगा देना, वो बाई चांस इसमें एसिड आ गया, राइट? बाई चांस इट इज एन एसिड, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एसीटोन। ठीक है? तो ऐसे कुछ कंपाउंड आएंगे, एनिसोल आएगा, एनिलिन आएगा, एसिटेनिलाइड आएगा। In 12th we'll be having certain compounds where we have to specifically name the name. वहां रूल्स नहीं लगेंगे, जहां रूल्स नहीं लगेंगे वहां स्ट्रक्चर को याद रखना है। एसिटेनिलाइड का स्ट्रक्चर है, या एसिटिलीन का, सॉरी वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, या मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। देयर आर मेनी सच स्ट्रक्चर्स वेयर यू हैव टू डायरेक्टली लर्न, जैसे फिनोल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई रूल नहीं है। तो रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ कॉमन नेम्स ऐसे आएंगे 12th के सिलेबस में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाइज नेम है, तो उनको मैं अभी मोस्टली कवर नहीं करूंगा, उनको जब 12th की टेबल्स आएंगी मैं उसमें कवर करता जाऊंगा एक के बाद। ठीक है? लेकिन जो रूल के बेसिस पे नेमिंग होती है वो हमारी मोस्टली आज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कल सुबह 7:30 वाली क्लास में कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि नॉर्मल एन का मतलब हो गया नॉर्मल, मतलब अनब्रांच्ड, आइसो का मतलब मैंने आपको बता दिया, नियो का मतलब बता दिया, इनको मैं एक बार आपको हाइड्रोकार्बन में अप्लाई करके बताऊंगा। दैट्स इट। ठीक है? तो कॉमन नेम सिस्टम इज ओवर, सो टुमारो मॉर्निंग वी विल कंप्लीट द कॉमन नेम सिस्टम एंड वी विल स्टार्ट विद द isomerism part also. And I request all of you, please make sure one thing, in the CBSE textbook, whatever the compound you have, right, make a list of all those compounds and start writing their names. जहां पे आपको aromatic ring दिखती है, ठीक है, wherever you see this ring, उन कंपाउंड को ड्रॉ कर लो, उनका नेमिंग हो। ठीक है?
In coming classes I'll explain you their naming also. ठीक है, पर उनको ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एंड next class will be about the, tomorrow morning we'll be talking about the isomerism and common name system. Okay, so good night, let's meet tomorrow morning 7:30.